हेलो स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान और लेसन नंबर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज का जो टॉपिक है वह है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये जो समय था ये बहुत ही अधिक आर्थिक परिवर्तनों का समय था। इस समय में शहरों का बसेरा हुआ, नए नए उद्योग लगाए गए, नए नए क्षेत्रों का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ। इसी प्रकार जो है हमारी औद्योगिक क्रांति जो है संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण के कारण ये सभी मानवीय वर्ग कारखानों में कार्यशील थे। ये जितने भी लोग थे वे सभी क्या कर रहे थे? कारखानों में कार्य कर रहे थे। काम के घंटे काफ़ी लंबे होते थे। ये जो कारखानों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते थे, इनके काम करने के जो समय होता था, जो घंटे होते थे, वो अधिक होते थे और उनको जो है मजदूरी कम दी जाती थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी आने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई। शहरों में तेज सजावट के कारण साफ सफाई भी कम हो पा रही थी। देखिए, शहर जो है तेज़ी से बढ़ रहे थे, शहरों में बसेरा होता जा रहा था तेज़ी से। इस प्रकार जो है शहरों के अंदर साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। ये जो रेडिकल और उदारवादी जो समूह थे, ये दोनों ही इन समस्याओं का निवारण करना चाहते थे। सभी उद्योग ज़्यादातर व्यक्तिगत स्वामित्व थे। जितने भी उद्योग थे उनमें ज़्यादातर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व था। ज़्यादातर संपत्ति वाले लोग रेडिकल या उदारवादी समूह के थे। उन्होंने व्यापार का औद्योगिकरण के जरिए काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था, जिस कारण उनका मत था कि ऐसे प्रयासों में अधिक वृद्धि की जाए। उनका कहना था कि इस व्यवस्था का पूर्ण लाभ उठाने के लिए मजदूरों को समस्त हुए नागरिकों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, किंतु इनके जन्मजात अधिकारों का विरोध किया था। इसका विश्वास व्यक्तिगत प्रयास, श्रम व उद्यमशीलता में था। उनका कहना था कि व्यक्ति के लिए अवसरों की स्वतंत्रता तथा पूंजीवादी व्यक्ति को बिना रोके टोके कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार सामाजिक तरक्की जो है 100% पक्की हो जाएगी। इसी कारण 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में समाज बदलाव के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री और पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के चारों तरफ गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 18वीं सदी की सरकारों का अंत करने के लिए कुछ उदारवादी, राष्ट्रवादी तथा रेडिकल समूह आंदोलनकारी क्रांति करना चाहते थे। फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा रूस के कई ऐसे लोगों ने क्रांति की शुरुआत कर राजाओं को निरंकुश शासन का अंत करना चाहा था। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति की मदद से ऐसे राष्ट्रों का निर्माण करना चाहते थे जहां नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 ईस्वी में इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजीनी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजे के विरुद्ध साजिश रची थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के विरुद्ध साजिश रची तथा भारत सहित विश्व के सभी राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं से प्रेरित हुए। यूरोप में राष्ट्रवाद का आगमन।
समाज के पुनर्गठन के संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी आते आते यूरोप में सभी व्यक्ति समाजवाद से परिचित हो गए थे। समाजवादियों ने निजी संपत्ति का विरोध किया, अर्थात ये संपत्ति का एकल अधिकार के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि संपत्ति का एकल स्वामित्व के कारण ही समस्या का जन्म होता है। इनका तर्क था कि कई लोगों के पास संपत्ति तो है, उनके द्वारा रोजगार भी उत्पन्न होता है, किंतु संपत्तिधारी व्यक्ति केवल अपना ही फायदा चाहते थे, वह अन्य व्यक्तियों के बारे में कतई नहीं सोचते थे। इसलिए संपूर्ण सामाजिक हित के लिए आवश्यक है कि संपत्ति पर एकल स्वामित्व की जगह संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। समाजवादियों ने ऐसे बदलाव के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किए। कई समाज संपत्ति के अभाव से कैसे चल सकता है, सामाजिक समाज का अभाव क्या होगा। समाजवादी भविष्य को अलग निगाहों से देखते थे। कुछ समाजवादियों की दिलचस्पी कोऑपरेटिव तथा सामूहिक उद्यम के विचार में थी। इंग्लैंड के मशहूर उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ राष्ट्रवादियों का मत था कि व्यक्तिगत पहलकदमी से बड़े सामूहिक खेतों की रचना नहीं कर सकती। जैसे फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यमों को अधिक महत्व दें। कोऑपरेटिव समूह मिलकर चीज़ों का निर्माण करते थे तथा लाभ का विभाजन प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के हिसाब से करते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा को कई तर्क प्रस्तुत किए। मार्क्स ने औद्योगिक समाज को पूंजीवादी कहा। फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व रहता था और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरी की मेहनत से उत्पन्न होता था। मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक कि पूंजीपति लाभ का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरी या मजदूरों की दशा दयनीय ही रहेगी। अपनी इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें मजदूरों की पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि यदि मजदूरों को इस शोषण से मुक्त कराना है तो उनके लिए नए समाज का गठन करना होगा, जहाँ संपत्ति को पूरे समाज में विभाजित किया जा सके। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी समाज कहा। मार्क्स का विचार था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अतः मजदूरों की ही होगी। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ नई वीडियो। धन्यवाद।